नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब भी बेल नहीं मिली। 2 हफ्ते का वक्त लगभग उन्होंने जेल में गुजार दिया है। उनको बेल एप्लीकेशन पे अब उनके 6 दिन बाद सुनवाई होगी। अगले बुधवार को फिर से उनकी बेल पर सुनवाई होगी। तो आप ये देखिए कि पूरा अगर इस मुद्दे को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जो हमारा एनसीबी है, नेशनल एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, खासकर जो ड्रग्स के मामले हैं उसको वो देखती है एजेंसी, उसने इस पहले आरोप लगाया कि आर्यन खान ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे, इसलिए उनको पकड़ा गया। और उसके बाद अब देखिए 2 हफ्ते लगभग गुजर जाने के बाद एक नया चार्ज और बहुत ही गंभीर चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है। वो चार्ज ये है कि वो इंडल्ज कर रहे हैं, यानी शामिल हो रहे हैं इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग का बाकायदा एक इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हैं। और अगर भाषा में आपको पढ़ के सुनाऊं तो उन्होंने कहा है कि सम पर्सन्स अब्रॉड हु अपीयर टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क। अपीयर, आप ये भाषा देखिए, अंग्रेजी में इसके मायने होते हैं ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। और ये इतना जो गंभीर चार्ज है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक फॉरेन नेशनल, एक विदेशी किसी व्यक्ति के संपर्क में आर्यन खान रहे, वो गंभीर जो चार्ज है उस सब की बुनियाद है व्हाट्सएप का चैट। व्हाट्सएप का चैट जो कि किसी अदालत में कोई गंभीर एविडेंस के तौर पर या गंभीर गवाही के सबूत के तौर पर भी पेश नहीं किया जा सकता, उसको देश की इतनी रेप्यूटेड एंटी ड्रग एजेंसी वो ये दावा कर रही है कि सुपरस्टार शाहरुख खान, जो कि ग्लोबल सुपरस्टार हैं, उनका बेटा आर्यन खान एक क्रूज़ पे जो पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में आपको मालूम होगा कि पूरे तमाम जो टीवी के कैमरे थे उन सब की रोशनी में दर्जनों टीवी के कैमरे मौजूद थे जब आर्यन खान को वहाँ से लाया गया, पुलिस स्टेशन लाया गया। और उसके साथ साथ भाजपा के बाकायदा, यानी कि आप ये सोचिए एक डिटेक्टिव के तौर पर वहाँ पर वो व्यक्ति मौजूद था जिसका संबंध न सिर्फ संबंध भाजपा से है बल्कि बाकायदा भाजपा का ऑफिस बेयरर है, जो खबरी जिसने इस बात के लिए खबर दी। और बाकायदा हमने देखा कि उनके साथ फ़ोटो खींचते हुए भी नजर आए। तो इस तमाम बैकग्राउंड की, इस पृष्ठभूमि के मद्देनज़र आप ये देखिए कि किस तरह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को, इसके अलावा अरबाज मर्चेंट भी और 6 अन्य लोग भी हैं, इन सबको अभी तक ज़मानत नहीं मिल रही है। तमाम जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बुनियाद है, और ख़ुद आर्यन खान के वकील ये कह रहे हैं कि जो बुनियाद है इस पूरे आर्ग्यूमेंट की, इस पूरे आरोप की जो एनसीबी लगा रही है आर्यन खान के ऊपर, वो सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट है। तो क्या ये माना जाए कि आर्यन खान अब एक नई रिया चक्रवर्ती हैं? क्या जिस तरह से जो सेंसेशनलिज्म का इस्तेमाल टीवी कैमरों ने, इसके अलावा जो एजेंसीज़ ने किया, क्या वही इनके साथ हो रहा है? इसके अलावा मैं एक और कंपैरिजन आपके साथ करना चाहती हूँ जो बहुत हैरानी हो रही है। अपने दौर की जो राजनीति है उससे अलग करके हम इस केस को नहीं देख सकते कि आप ये देखिए कि जो 3000 किलो की जो ड्रग्स की बरामदगी की खबर तो वायर पर मैंने आपको दिखाई थी, इसके अलावा हमने इस पर चर्चा भी की थी। जो मुंद्रा पोर्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, ये करीब करीब इसकी मानी जा रही है कि 21,000 से 25,000 करोड़ इसकी कीमत होगी। इतने बड़े मामले को लगभग 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी क्या आपने किसी न्यूज़ चैनल पर इस पे डिस्कशन होते हुए देखा? क्या आपने देखा कि इसमें कोई नई गिरफ्तारियां हुई हैं? सिर्फ एक बहुत ही अननोन, एक बहुत ही मतलब एक गैर परिचित जिसे व्यक्ति कहा जाए, ऐसे एक कपल को, एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद इस मामले को 1 महीने बाद भी इसमें कोई ऐसा हमारे सामने एक पर्दाफाश नहीं हुआ है जो पता चल सके कि आखिर इतनी ड्रग्स भारत में कौन लाना चाहता था। कौन ये चाहता था कि भारत के करोड़ों लोग ड्रग्स की, यानी कि अफीम के नशे में सो जाएं? कौन भारत के समाज को बर्बाद करना चाहता था? तो एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ 10 ग्राम ड्रग्स का मामला है जो कि ये बात साबित हो चुकी है कि उनके पोजेशन में, यानी कि बरामदगी नहीं हुई आर्यन खान से इस ड्रग्स की जिसके बारे में बात की जा रही है, जो क्रूज़ पर जो गिरफ्तारी हुई। तो अभी तक सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं है आर्यन खान के पास। उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि बहुत ही जो एक कठोर कानून है जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया, और अभी तक 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद उनकी बेल नहीं हुई है। अब 1 हफ्ते के लिए और मामला टल गया है। ऐसा लगता है कि लगातार मामला ये खिंचता चला जा रहा है। तो एक तरफ सुपरस्टार, ग्लोबल सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे का मामला, दूसरे आप ये देखिए कि अजय मिश्र जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर यानी गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उनके बेटे का आप मामला देखिए कि कितने ज़्यादा दबाव के बाद अजय मिश्रा
जिनके ऊपर आरोप यह है कि किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ियां चढ़ा दी थी और जिससे आधे दर्जन से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। उतने गंभीर चार्ज के बावजूद भी, लगातार दबाव देने के बावजूद भी पुलिस उनके साथ, उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह का दोस्ताना रवैया अपना रही थी। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, दखल देना पड़ा, तब जाके उनकी गिरफ्तारी हुई। और अभी भी उनके पिता, जिनके ऊपर डायरेक्ट चार्ज ये है कि पूरे देश की जो लॉ एंड ऑर्डर, यानी कोई और मिनिस्ट्री होती तो शायद इतनी हैरानी नहीं होती, बाकायदा गृह मंत्रालय में ही मंत्री हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री हैं। तो गृह मंत्री जिसका पिता हो, उस व्यक्ति के लिए जिस तरह से पुलिस ने जो रवैया अपनाया, अभी भी जो गृह राज्य मंत्री हैं अपने पद पे पूरी तरीके से आसीन है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो निष्पक्ष जांच है वो नहीं हो पाएगी। एक तरफ शाहरुख खान का बेटा, दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा का बेटा, इन दोनों की तरफ ये देखिए। और ये भी अगर कहानी आपको पूरी नहीं लगती तो उसमें आप ये देखें कि 3000 किलो जो हेरोइन है, जिसकी कीमत मैंने आपको बताई कि हज़ारों करोड़ में 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, उस मामले में कोई भी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। तो ये जाहिर तौर पे ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या जिस तरीके से इस पूरे मामले को आगे रखा जा रहा है, क्या शाहरुख खान को इस बात की सज़ा मिल पा रही है कि जो हमारे दौर की राजनीति है उसमें वो उस एजेंडे में शामिल नहीं है, वो बढ़ चढ़ कर जो सरकारी एजेंडा है उसको आगे नहीं रख रहे हैं। शाहरुख खान ने कई बार असहनशीलता या इंटॉलरेंस के मुद्दे को भी उठाया। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई बढ़ चढ़ कर उन्होंने एक्टिविज्म किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो खामोश रहे। उन्होंने कम से कम समर्थन नहीं किया जो हमारे दौर की जिस तरह की विभाजनकारी राजनीति है। तो क्या इस तरह से उनको एक सज़ा देने का काम हो रहा है ताकि वो पटरी पर आ जाएं, वो रास्ते पर आ जाएं? तो ये तमाम सवाल सामने उठ ही रहे हैं कि इनको कानूनी तरीके से कैसे समझा जाए, इसको राजनीतिक तरीके से कैसे समझा जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्यन खान की बेल अब एक हफ्ते के लिए और टल गई है, अगले बुधवार तक के लिए। ये मामला जिस तरह से खिंचता चला आ रहा है, साफ तौर पर सिर्फ इसमें कानूनी मामला नहीं बल्कि राजनीतिक मामला भी नज़र आ रहा है मेरे साथ। लेकिन इस पहलू के, इस मुद्दे के जो कानूनी पहलू है, इस पर बातचीत करने के लिए दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, दो वकील। सिद्धार्थ दवे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही मेरे साथ रोशन संथालिया मौजूद हैं जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में और खासकर क्रिमिनल जस्टिस के एक्सपर्ट हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं आपकी तजुर्बेकार जो नजरें हैं उनसे मैं जानना चाहती हूँ, उस पूरे मामले को हम सब देख रहे हैं 2 हफ्ते से, आप इसे एक वकील की हैसियत से कैसे देखते हैं इस मामले को? मैं इस हैसियत से देखता हूं कि मेरे हिसाब से इसमें कोई एनडीपीएस का केस ही नहीं बनता है। जो आर्यन खान है उनसे ना कोई ड्रग्स रिकवर किया गया है, ना उनके पास कोई पोजेशन में पाया गया है। जो एनसीबी का नैरेटिव है वो हर स्टेज पे बदलता जाता है। पहले रिकवरी थी, फिर रिकवरी नहीं हुई, पोजेशन नहीं हुआ, फिर कंजम्पशन था, और अब तीसरे पहलू पे आ गया है कि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, ड्रग स्मगलिंग की कॉन्स्पिरेसी है जिसमें आर्यन खान इन्वॉल्व हैं। मतलब मुझे तो हंसी आती है ऐसे आर्ग्यूमेंट्स एनसीबी के। आपने किसी को इतने संजीदा सीरियस एक्ट के अंडर पकड़ा है, कुछ तो आपके पास होना चाहिए प्रूफ करने के लिए। हर बार तो नहीं बदल सकता एक 21 साल के बच्चे के बेल के लिए। रोशन जी, ये बताइए कि जिस तरह से जो एक बुनियादी कानून है, जो कि मेरे जैसे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी जानते हैं, वो ये है कि ड्रग्स मामले में जिस तरह से एनसीबी ने जो शुरुआती उनका दावा था उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो साफ तौर पर सबसे पहले तो उस व्यक्ति के पास ड्रग्स होनी चाहिए, उसके पोजेशन में, यानी उस वक्त वो उसके पास ड्रग्स है यानी जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी बात यह है कि कितनी मिकदार है, कितनी सामग्री यानी अमाउंट कितना है उसका, उसके हिसाब से ये तय होता है कि सज़ा कितनी होगी। लेकिन ये सब तो पुरानी दलीलें हो गई। अब नई दलील तो ये है कि वो बाकायदा एक इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान एक इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा है जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है भारत में। देखिए, हम लोग का जो क्रिमिनल लॉ का कानून है वो एक उसका जो मेन रूल है या बेसिक रूल है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है तब तक सारे जो रिकॉर्ड है या सारा जो इन्वेस्टिगेशन का मटेरियल है वो पुलिस अपने पास रखेगी। अब इस चीज का दुरुपयोग इस वे में हो रहा है इस केस में कि हर मटेरियल तो पुलिस के पास है। पुलिस उस मटेरियल के बेसिस पे कुछ भी बोल सकती है कि इंटरनेशनल सिंडिकेट है या कंजम्पशन थी या क्वांटिटी बहुत हाई थी, और इस चीज पे कोई क्लियर ट्रांसपेरेंसी वो दे नहीं रही है। तो एक वेग कहानी बनाकर या कुछ डाउट्स क्रिएट करके बार बार इस कस्टडी को एक्सटेंड किया जा रहा है।
मेरा अपना ओपिनियन ये है कि 4 अक्टूबर को, इफ आई एम करेक्ट, 4 अक्टूबर को अरेस्ट हुआ था आर्यन खान का। उनकी पुलिस रिमांड भी कंप्लीट हो चुकी है, उनकी जो कस्टडी पुलिस ने ली थी वो भी कंप्लीट हो गई है, और आज 10 दिन या ऑलमोस्ट 10 दिन से ज्यादा होने वाले हैं। तो अब उनको कस्टडी में रखने का कोई रीजन मेरे को तो नहीं दिख रहा है। जी हाँ, 2 अक्टूबर को ये मामला हुआ था। आप कह रहे हैं कस्टडी में रखने का कोई आपको नहीं नजर आता, कोई दलील? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे, किस तरह से आप देख रहे हैं जो ये नारकोटिक्स, जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्या वजह हो सकती है? क्यों आर्यन खान को, एक हाई प्रोफाइल बाप का बेटा है, और जो खबर बन रही है उसके इर्द गिर्द ही बन रही है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, उसके अलावा 6 अन्य और लोग, तो ये आर्यन खान प्लस जितने लोग हैं उनके बारे में खबर बन रही है, लगातार मीडिया में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। क्या वजह है कि इतने दिन तक इनको क्यों बेल नहीं मिल पा रही है? देखिए, इस केस के अंदर क्या स्पेसिफिक वजह है वो कमेंट करना तो प्रीमेच्योर होगा मेरे लिए, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि अगर ये कोई ऑर्डिनरी केस होता तो इस केस के पीछे इतनी इन्वेस्टिगेशन और इतने कनेक्शन शायद नहीं निकाले जाते। अगर पहली बात तो कोई रिकवरी नहीं हुई है आर्यन खान से। दूसरी बात ये कि उनका व्हाट्सएप चैट एग्जामिन हो रहा है, इंटरनेशनल नेक्सस एस्टैब्लिश हो रहा है। ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स वो फोन सीज करके भी कर सकते हैं। आर्यन खान को अब कस्टडी में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फोन उन्होंने सीज कर लिया है, व्हाट्सएप रिकॉर्ड उन्होंने सीज कर लिए हैं। तो अब क्यों ये एक्सटेंड हो रहा है, मैं पॉलिटिकल रीजंस के पीछे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर ये इतना हाई प्रोफाइल केस नहीं होता तो शायद अभी तक आर्यन खान को बेल मिल चुकी होती। सिद्धार्थ देवा जी, हैरानी होती है कि अगर ये इंटरनेशनल इतने बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जैसा कि अब एनसीबी क्लेम कर रही है, तो ये 2 हफ्ते पहले ये चार्ज उनके ऊपर क्यों नहीं लगाया गया? उनके लॉयर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो उस क्रूज में सवार भी नहीं थे। ये बात भी साबित हो चुकी है कि उनके पास से कोई बरामद भी नहीं हुई किसी ड्रग की। तो फिर ये जो तमाम आरोप हैं बिना गवाहों के, सबूतों के, ये सिर्फ खला में, एक फ़िज़ा में ये तमाम बातें हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा हिलेरियस बात यह है कि व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन, जो कि क्या ये कानून की नज़र में, अदालत की नज़र में इसे कोई सबूत माना जाएगा? व्हाट्सएप पे क्या बातचीत हो रही है? नहीं, सबूत तो तब माना जाएगा जब उनके पास कानूनी कार्रवाई के हिसाब से 65B इंफॉर्मेशन एविडेंस एक्ट में उनका सर्टिफिकेट होगा। ये सब तो बात की बातें हैं। अल्टीमेटली ट्रायल में प्रूव होता है कि नहीं होता है, कि एडमिसिबल है। बेल स्टेज पे तो खैर वो सब चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर ये बात जो आपने कहा कि ये फिजा में है, हाँ फिजा में है। आप गए एक क्रूज शिप में, वहां पे आपको 3 लोग मिले, बस पूरी क्रूज शिप में 3 लोग मिले। क्या कि उनके पास कुछ चरस वगैरह का पोजेशन था। उससे आपने फिर तहकीकात करना शुरू की कि, और अब आप ये कंक्लूजन में आ गए कि ये इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग का सिंडिकेट का पार्ट है। उल्टा नहीं कि आपने किसी बड़े इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर को पकड़ा, उसकी व्हाट्सएप चैट में आपको मिला कि उसमें आर्यन खान का नाम है, उस हिसाब से नहीं, जिसको अंग्रेजी में कहावत है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आपने उल्टी तहकीकात करना शुरू कर दिया है इसमें कि आर्यन खान जो आप अब कह रहे कंज्यूमर है, जो भी है, उसकी वजह से ये अब इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग, मतलब हंसी की बात है। अब मैं क्या आपको बोलूं इससे ज्यादा, कि वकील होके इतने, मुझे 25 साल हो गए वकालत में, कि ये हंसी की बात है और कुछ नहीं है। कि आप ये हर बार जो है गोल पोस्ट आप शिफ्ट कर देते, कभी ये है कभी वो है, बेबुनियादी आप कहानियां बताते रहते हैं कोर्ट में। इसी वजह से, क्योंकि ये एनडीपीएस का केस है, इसमें बेल बहुत स्ट्रिंजेंट है, प्रोविजन आसानी से बेल नहीं मिलती है, एक बार अगर इन्वोक हो गया तो इसलिए आप उसको कस्टडी में रख सकते हैं। अगर कोई आईपीसी का ऑफेंस होता है या कोई और होता, तभी आपको पता है आपके तजुर्बे में यूएपीए, एनडीपीएस, ये सब पहले मिसयूज के लिए ज्यादा होता है, यूज के लिए कम होता है। लेकिन मुझे बताइए कि कई लोग ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि देखिए, भारत में तो कानून अपना काम करता है, कानून की देवी तो उसके आंखों पे पट्टी बंधी होती है, वो ये नहीं देखती है कानून की देवी। और इससे साबित होता है कि अदालत में कितना आज़ाद है, कि शाहरुख खान का बेटा हो या अमिताभ बच्चन का बेटा हो, कानून तो कानून है। अगर वो ड्रग के मामले में पकड़ा गया तो वो भी जेल में रहेगा किसी भी आम आदमी की तरह। तो कौन सा ड्रग पकड़ा गया, यही तो हम उनसे पूछ रहे हैं। आप इतना तो बता दीजिए कि वो ड्रग, ना उसके पास ड्रग, ना उसके ऊपर मेडिकल रिपोर्ट में ड्रग, ना उसके पास कोई ड्रग का दूर दूर तक कोई उसका कोई कनेक्शन नहीं। बट व्हाट्सएप चैट में, अगर मैं आपको व्हाट्सएप चैट भेजता रहता हूँ कि आफरा जी मुझे ड्रग्स, वैसे तो अर्नब गोस्वामी जी भी कह रहे थे मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, अगर वो कह रहे हैं तो उनको भी कर दीजिए आप एनडीपीएस में। इस हिसाब से जो भी इंसान बोले ड्रग, मेरा दोस्त रोशन है, मैं उसको बोलता हूँ ड्रग्स के बारे में एनडीपीएस का मैं कोई डिस्कशन कर रहा हूँ केस के लिए, तो कह देंगे कि हाँ भाई ये इन लोगों का ड्रग से कनेक्शन है, इनको उठा के बंद कर दीजिए एनडीपीएस में।
जो लोग कह रहे हैं कि जो कानून प्रयोग जो कर रहे हैं उसका दुरुपयोग भी उतना ही होता है जितना प्रयोग होता है, वो भी कानून की जो देवी है वो आंखों में पट्टी लगाई, जब दुरुपयोग तो जब ट्रायल में एक्विटल होगा तब प्रूव होता है, तब तक किसको पट्टी रहेगी कि क्या हुआ ट्रायल, क्या हुआ नहीं हुआ। बट दुरुपयोग भी होता है इसका, और ज्यादा ही होता है मेरे हिसाब से। तो यानी उल्टा ये हो रहा है कि क्योंकि वो एक सुपरस्टार का बेटा है इसलिए उसको इस बात की सज़ा मिल रही है, बजाय इसके कि अगर वो एक आम आदमी होता, जिस तरह से रोशन भी कह रहे हैं कि शायद इसको इतना मीडिया अगर अटेंशन नहीं होता तो ये मामला इतना बड़ा बनाने की कोशिश भी नहीं होती। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। रोशन संधालिया, मैं मजबूर हूँ आपसे वो मुद्दा उठाने के लिए 3000 किलो की जो ड्रग्स की बरामदगी हुई मुद्रा पोर्ट से, उसके बारे में हमें सुनने में नहीं आया पिछले 2 हफ्ते में कि आखिर क्या हुआ उस मामले का। यानी कि बताया गया कि 2 से लेके 5 करोड़ लोग तक, यानी आप ये सोचिए 2 से 5 करोड़ लोगों को वो नींद के सुला सकता है, इतनी ड्रग्स थी वो। भारत की आबादी के एक हिस्से की ड्रग्स, यानी अफगानिस्तान की पूरी इकोनॉमी से भी ज़्यादा इतनी बड़ी ड्रग्स थी वो। उसके बारे में हमें पता नहीं है अभी 2 हफ्ते से क्या हो रहा है। लेकिन इधर 10 ग्राम ड्रग्स का वो भी दावा किया गया जो उसके पोजेशन में नहीं पाया गया आर्यन खान के, और अब ये कहा जा रहा है कि वो इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा था। अगर इन 2 केसों को अगर आप एक तराजू में रखें तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हो रही है और हमारे देश में ये पहला केस नहीं है। ऐसा लास्ट हम कुछ सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है या जस्टिस सिस्टम है वो बड़ी न्यूट्रली फंक्शन कर रहा है, या हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ी न्यूट्रली फंक्शन कर रही हैं। तो बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स अपने आप में एक एक्सट्रीम में है। एक बिल्कुल ही एक्सट्रीमली ऑन दी बॉर्डर लाइन ऑफ एनडीपीएस एक्ट है, और एक जो है जो बिल्कुल ही हाई पावर या फिर बहुत ज्यादा हीनियस काइंड ऑफ एन ऑफेंस है एनडीपीएस एक्ट में। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि जो हीनियस ऑफेंस है जिसके अंदर इतना बड़ा क्वांटिटी दिखा है और रिकवर दिखा है या फिर एलिगेशन है उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है और कोई मीडिया में बात नहीं है, और इन द सेंस कोई इनिशिएटिव ही नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स से। बट एट द सेम टाइम जो दूसरा स्मॉल छोटा सा एक केस है जिसके अंदर रिकवरी भी जो है वो डाउटफुल है, और अगर है भी तो एक बहुत छोटी सी रिकवरी है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इतना ज्यादा अरेस्ट भी कर लिए हैं और रिमांड को मांग रहे हैं और बार बार कस्टडी एक्सटेंड करवा रहे हैं। तो लार्जर पॉइंट मेरा कहने का ये है कि ये जो दोनों केसेस हैं, एक तो ऑब्वियसली इट्स वेरी शॉकिंग, और दूसरी बात यह कि एनडीपीएस जो अथॉरिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, वो सेम यार्डस्टिक्स क्यों नहीं रख रही। और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है, इस बात को कोई भी लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी को भी, क्योंकि अगर सेम यार्डस्टिक्स एनडीपीएस रखती तो आज शायद जो जिसके अंदर इतनी हैवी रिकवरी हुई है पोर्ट से ड्रग्स की, वहां पे अरेस्ट भी बहुत ज्यादा हुए होते और एक्शन भी बहुत स्विफ्टली हुआ होता। बट क्लियरली एक यार्डस्टिक बहुत डिफरेंट रखा गया है, बहुत आर्बिट्ररी रखा गया है, और हम लोग तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट ऑफ द डे से प्रार्थना कर सकते हैं कि सारी एजेंसीज बिल्कुल न्यूट्रली काम करें और बायस वे में काम नहीं करें, जिससे कि सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस बना रहे। सिद्धार्थ दवे जी, आप एक कानून के जानकार हैं, कानून के छात्र हैं। मैं भी पॉलिटिकल साइंस की छात्र हूं, पत्रकारिता कर रही हूं 2 दशकों से। मैंने ये समझा है कि लोकतंत्र जब फंक्शन करता है, जब हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो फ्रीली काम करते हैं, बिना किसी फेयर के, बिना किसी फेवर के, उन्हें कोई डर ना हो, ना ही उन्हें कोई लोभ हो। तो ये जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं वो सत्ता के आगे जिस तरह से नतमस्तक हैं, कि पॉलिटिकल मास्टर्स की जिस तरह से आवाज़ सुन रहे हैं, मैं दोनों ही मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि तराजू में वो तोला जाए और जो इंसाफ की देवी है उसी के तराजू में रख देते हैं इन दोनों केसेस को, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत में जब ये इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जब अदालत, जब कानून ये सब काम नहीं कर रहा है, रूल ऑफ लॉ काम नहीं कर रहा है, वो सत्ता के आगे झुक गया है, तो क्या ये माना भी जाए कि लोकतंत्र काम कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अदालतें हैं, अदालतें काम कर रही हैं। अदालत का मकसद ही यही है, जो पर्पस है वही है कि ये जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के और सिटीजन के बीच में जो एक दीवार है वो अदालत की ही दीवार है। अदालत हमेशा काम करेगी। समय लगता है हर तरीके की, हर अदालत में कानून ही ऐसा बना हुआ है। हमारे लोकतंत्र में कानून, आपने एनडीपीएस ऐसा बना है, सेक्शन 37, जिसमें बेल मिलना आसान नहीं है। आसान क्या, नामुमकिन है। मगर ये जो रोशन कह रहा था उसमें अभी ये बात 3000 किलोग्राम की आपने बात की, कुछ साल पहले
1000 किलोग्राम वहां पे पोरबंदर में एक जहाज में आया था। उसका आप ट्रायल का स्टेटस पता कर लीजिए, उसका ट्रायल अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। उसके कैप्टन वगैरह सब अरेस्ट में, उसमें मैं अवेयर हुआ था, एक आदमी की मैंने बेल कराई थी। 1000 करोड़ 1000 किलोग्राम तब पकड़ा गया था कुछ 2013-14 में, उसका ट्रायल नहीं कंप्लीट हुआ है। तो ये 3000 करोड़ है। अब अगली बार तो ये होगा कि जब ये बेल जब तक हाईकोर्ट पहुंचेगी बहस करने के लिए, वो कह देंगे भाई आर्यन खान इस 3000 किलोग्राम के में इन्वॉल्व था इसके इंपोर्ट में, और ये दलील दे दी जाएगी। इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कह सकते कोर्ट में जो सरकार है। मगर कोर्ट तो है, कोर्ट ने रिजर्व किया है बहुत। जो कोर्ट को भी ऑपरेट करना है भाई, वो तो लोकतंत्र के कानूनी अप्लाई करके करना है ना, वो अपने हिसाब से तो नहीं कर सकती। जो पार्लियामेंट में सेक्शन 37 जो एनडीपीएस इनैक्ट किया है वही अप्लाई कर सकता है कोर्ट, उसके अपने रिस्ट्रिक्शंस है। अब वो देखेंगे वो क्या ऑर्डर आता है 20 तारीख तक। हम लोग सब होपफुल है कि अच्छा ऑर्डर है, बट किसी भी तरह जा सकता है, मुश्किल है, कठोर है कानून बहुत। तो अब इसका केस का भविष्य क्या आप देख रहे हैं? आखिरी सवाल। ये तो हम लोग जनरली नहीं प्रिडिक्ट करते क्योंकि मैटर सब जुडिस है, हम लोग नहीं कहते कि किस तरीके से जाएगा ये। बट मेरे हिसाब से हम अपनी दलील दे सकते हैं कि इसमें मेरे हिसाब से तो मेरे ओपिनियन में ये बेल मिल जानी चाहिए। बाकी तो जज के ऊपर है भाई, वो उन्होंने दोनों तरफ से बहस सुनी हुई है। हम लोग वी आर नॉट टीवी कि हमें मालूम नहीं कि एनसीबी ने क्या बहस करी वहां पे, तो उनके पास क्या मटीरियल है उस हिसाब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ दवे जी और रोशन संथालिया जी इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।